everyone. Have you ever wondered how courts protect citizens from misuse of power? The answer lies in the five writs. Let's dive into this important constitutional topic and let's learn the five constitutional writs quickly and clearly with meanings, examples, and importance. So, we are going to understand the five writs and the Indian Constitution in the simplest way possible. Moving ahead with the topic, firstly, you must have gone through Article 32. That is itself a fundamental right where we get constitutional safeguards. Constitutional safeguards means that if part 3, that is from Article 12 to 35, we are having fundamental rights. These are the basic rights which are given to the people from Indian Constitution. So this is particular the part where the rights are asserted and the rights are protected. Assertion means that simply the rights are given. उसको डिफाइन कर दिया है कि ये राइट्स आपके पास है, दैट इज एजर्शन. बट अगर इसी पार्ट से हम आर्टिकल 32 को डिलीट कर दें या 32 अगर शायद होता ही नहीं, सो दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर आर्टिकल गिव्स द इन्फोर्समेंट राइट्स, गिव्स द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स. तो कंप्लीटली एजर्शन तो है बट एजर्शन के साथ कंटिन्यूस प्रोटेक्शन है अंडर आर्टिकल 32. दिस मीन्स कि अगर पार्ट 3 में अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है, यू कैन यूज़ दिस आर्टिकल 32 एंड यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट. सो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ रिट जुरिस्डिक्शन इज़ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है दैट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडीज़ और थ्रू रिट जुरिस्डिक्शन वो फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स को भी प्रोटेक्शन देता है. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि आर्टिकल 32 इज़ ओनली फॉर सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन बनता है अंडर आर्टिकल 32 दैट इज़ सिंपली फॉर फंडामेंटल राइट्स, दैट इज़ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को ये राइट कह लो एक पावर इशू करता है to issue the writ against the state for the enforcement of fundamental rights, and that is the reason Dr. B.R. Ambedkar called Article 32 as heart and soul of the Constitution. अब मज़े की बात क्या है कि आर्टिकल 32 खुद से ही एक फंडामेंटल राइट है. जैसे अगर हमारा कोई इनमें से कोई फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ, हम अपना आर्टिकल 32 यूज़ करेंगे और अपनी पिटिशन फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली. बट इफ़ समवन स्टॉप्स मी फ्रॉम डूइंग दिस, अगर कोई कहता है नहीं यहाँ पे इस केस को फाइल मत करो, दैट मीन्स अनदर राइट इज़ इन्फ्रिंज्ड. सो आर्टिकल 32 इज़ इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट. वहीं पे अगर हम आते हैं आर्टिकल 226 पे, आर्टिकल 226 एम्पावर्स हाई कोर्ट टू इशू द रिट्स. हाई कोर्ट के पास भी पावर होती है रिट्स को इशू करने की, राइट. बट ये जो हाई कोर्ट की पावर है आर्टिकल 226 में, दैट इज़ अ बिट वाइडर दैन आर्टिकल 32. वाइडर क्यों है? क्योंकि 32 में हम सिर्फ फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट कराते हैं. अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है तो उनका रेमेडीज़ मांगते हैं. बट आर्टिकल 226 में फंडामेंटल राइट्स के लिए तो जा ही सकते हैं, बट वी कैन गो फॉर एनी अदर लीगल राइट ऑल्सो. तो कह लो कि एक वास्ट एरिया है जिसमें हमारे सारे लीगल राइट्स हैं इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स. तो ये एक थोड़ा सा वाइडर एरिया हो गया एज़ कम्पेयर टू आर्टिकल 32. नाउ सी, अब आते हैं रिट्स एक्चुअल में होती क्या है. रिट इज़ अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर टू इशू जुडिशियल ऑर्डर्स नोन एज रिट्स. जब जुडिशियल ऑर्डर आया दैट मीन्स कोर्ट से आया है या सुप्रीम कोर्ट से भी हो सकता है, हाई कोर्ट से भी हो सकता है, और ये एक तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है जो अथॉरिटीज़ के ऊपर या स्टेट्स के ऊपर एक ऐसा ऑर्डर इशू किया जा रहा है दैट इट्स कंपल्सरी नाउ टू फॉलो दैट ऑर्डर बिकॉज इट इज़ अ जुडिशियल ऑर्डर. तो एक तरह का लीगल इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ बीइंग डराइव्ड फ्रॉम इंग्लिश कॉमन लॉ एंड इट इज़ प्रोवाइडेड अंडर 32 एंड 226. अब ये इतना ज़रूरी क्यों है? वाई रिट्स आर अ काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, दे होल्ड वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन
in our constitution. The reason is that it is like upholding the rule of law, ensuring that no authority, चाहे वो executive हो चाहे वो judicial हो, acts arbitrarily or outside the bonds of their prescribed powers. So देखो, इस चीज़ को हम बोलते हैं अल्ट्रा वायर्स. कोई भी अथॉरिटी अपनी पावर के बियॉन्ड ना जाए, इस चीज़ को हमें चेक करना है. रूल ऑफ लॉ मीन्स द 3 pointers, दैट इज सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट. इस चीज़ को अपहोल्ड करता है दिस पर्टिकुलर रिट. अब अगर इन केस अगर किसी पर्सन का कोई राइट वायलेट हुआ है, तो अंडर आर्टिकल 12 और अंडर आर्टिकल 36 यू नो दैट व्हाट इज स्टेट. स्टेट क्या है? स्टेट वी नो दैट स्टेट कौन कौन से हो गए? ऑल द यूनियन, जितनी भी बॉडीज़ होती है, इट इंक्लूड्स पार्लियामेंट, इट इंक्लूड्स एग्जीक्यूटिव बॉडी, all the state bodies, state authorities and all the local authorities plus other authorities. So these four were the authorities which were included under article 12. Same applies for part 3 and under 36 it applies for part 4. So here are the 4 bodies. सो यहाँ पे जो जुरिस्डिक्शन या जो कह लो एक्सप्लेनेशन है, इंटरप्रिटेशन है, दैट इज़ फॉर द 4th one, अदर अथॉरिटीज़. तो देर आर सो मेनी केस लॉज, बट ओवरऑल वी सी दैट कि अगर किसी भी बॉडी पर, चाहे वो प्राइवेट ही इंस्टीट्यूशन क्यों ना हो, अगर किसी भी बॉडी पर किसी भी तरह का गवर्नमेंट कंट्रोल है या गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, इट विल बी इंक्लूडेड अंडर अदर अथॉरिटीज़. और अदर अथॉरिटीज़ में है, दैट मीन्स कि उसके पास उसकी ये अथॉरिटी है या कह लो कि ड्यूटी है, अ काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन, कि जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उसका प्रोटेक्शन आपको करना है. सो अगर इन केस कोई ऐसे अनलॉफुल एक्शंस हो जाते हैं बाय स्टेट अथॉरिटीज़, अब यहाँ पे स्टेट इंक्लूड्स ऑल द अथॉरिटीज़, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए उस तरह का कोई पावर अब्यूज़ ना किया जाए, इस चीज़ के लिए हम इन रिट्स का यूज़ करते हैं. तो थ्रू दीज रिट्स कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज़ कि जस्टिस उस पर्सन को डायरेक्टली और एक्सेसिबली प्रोवाइड किया जाएगा. मूविंग फॉरवर्ड कि ये 5 रिट्स वो थी कौन कौन सी हैं. जस्ट इन अ जिस्ट आई विल टेल यू, देयर आर 5 रिट्स विच आर इम्पॉर्टेंट अंडर आर्टिकल 32 और 226 में भी ये 5 अप्लाई होती हैं. बट अगर कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो उसके लिए डिफरेंट रिट्स इशू करता है हाई कोर्ट. बट व्हेन इट कम्स टू फंडामेंटल राइट्स completely only part 3, so these 5 writs are used. मतलब क्या होता है? पहला होता है habeas corpus, that is a remedy against unlawful detention. अनलॉफुल डिटेंशन मतलब जब हम किसी पर्सन को डिटेन कर लें, और अनलॉफुल मीन्स दैट विदाउट एनी लॉ या विदाउट एनी लीगल बैकग्राउंड. अगर हम उसे डिटेन कर रहे हैं और हम अपने जो लॉज हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे, दैट मीन्स अगर किसी को डिटेन किया है, मान लो अरेस्ट किया है, और 24 आवर्स में उसको अगर मजिस्ट्रेट के पास नहीं ले गए, प्रॉपर ग्राउंड्स नहीं बताए, दैट मीन्स कि द पर्सन विल बी eligible for the writ jurisdiction and he will be filing the case. He has the right to file the case under habeas corpus और उसका article 21 infringe हो गया, that is right to life and personal liberty. नेक्स्ट आता है मैंडेमस. मैंडेमस में जो रिट इशू करी जाती है उसमें कोर्ट कमांड करता है पॉलिटिकल अथॉरिटी को दैट डू दिस ड्यूटी. आपने ये ड्यूटी क्यों नहीं करी, आपको यही ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना है. तो अ काइंड ऑफ ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ कमांड, कि कोर्ट से कमांड जा रहा है टू दैट अथॉरिटी. वो अथॉरिटी कोई भी पब्लिक अथॉरिटी हो सकती है, उसको ऑर्डर जाता है दैट यू हैव टू ऑब्लिगेट ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग. नेक्स्ट आता है प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन मीन्स जब एक हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को कहता है दैट यू शुड स्टॉप दिस प्रोसीडिंग्स देन एंड देयर ओनली. स्टॉप करने का मतलब ये है कि हो सकता है कि कुछ जुरिस्डिक्शन के बाहर की चीज़ें हो, जो लोअर कोर्ट है उससे कुछ एरर हो रही हो, उस चीज़ को रोकने के लिए हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट करता है. प्रोहिबिट कर रहा है यानी रोक रहा है, दैट स्टॉप डूइंग फ्रॉम दिस केस, इसकी आगे की प्रोसीडिंग्स रोक दो.
नेक्स्ट आता है सर्शियोरी. दिस मीन्स अ हायर कोर्ट्स ऑर्डर टू क्वैश अ लोअर कोर्ट्स डिसीजन. अब यहाँ पे ऊपर क्या था, प्रोसीडिंग्स रोकी जा रही थी, बट सर्शियोरी में दे आर क्वैशिंग द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट. सबॉर्डिनेट कोर्ट का जो डिसीजन है उसको क्वैश करा जा रहा है फ्रॉम द हायर कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ एरर ऑफ लॉज एंड जुरिसडिक्शन. नेक्स्ट इज क्यो वॉरेंटो. चैलेंज टू द अथॉरिटी बाय विच अ पर्सन होल्ड्स अ पब्लिक ऑफिस. यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है, हाँ भाई आपने इस चीज़ को कैसे परफॉर्म किया. कोई भी पब्लिक ऑफिसर है, उससे अगर कोई एक्शन हुआ है तो उससे ये पूछा जा रहा है आपको किसने ये अथॉरिटी दी दैट यू कैन एक्ट ऑन दिस. तो यहाँ पे आपके ही ऑफिस पे क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है दैट बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर डूइंग दिस थिंग. नाउ सी, I will tell you the mnemonic to recall and understand these writs that you will never forget in life whenever the question comes on the writ. It is CPMHQ. CPMHQ. C is certiorari. Certiorari means in short to be certified or informed. यहाँ पे inform कौन हो रहा है, lower court का decision is quashed by higher court. Higher court is cancelling the decision of lower court. Next आता है prohibition. Prohibition means to forbid या to stop. तो यहाँ पे again lower court is stopped या cease करी जा रही है उसकी proceedings and that is done by again higher court. Mandamus, that is we command, obligation on public authority that you have to perform this action. Next आता है habeas corpus. That means you may have the body. You may have the body means that the person should not be unlawfully detained. क्यो वारंटो, दैट इज़ बाय व्हाट अथॉरिटी. बाय व्हाट अथॉरिटी मीन्स कि पब्लिक अथॉरिटीज़ से ये क्वेश्चन किया जाता है कि आपने इस चीज़ को किस अथॉरिटी के अंडर परफॉर्म किया है. सो द शॉर्ट फॉर्म इज CPMHQ. Next, moving forward to each writ, that is starting with the first writ, that is habeas corpus, you may have the body. A.V. Dicey, the person who propounded the concept of rule of law, he said that habeas corpus is the greatest will of all. And why this is called as greatest will? The meaning of habeas corpus, it is a Latin word. The meaning is you may have the body, and this means that it is protecting the individual liberty. Individual liberty देखो कैसे protection मिलती है, that इसका जो प्राइमरी पर्पस या प्राइमरी एम है दैट इज़ टू सिक्योर द रिलीज ऑफ अ पर्सन हु हैज़ बीन अनलॉफुली डिटेन्ड और इम्प्रिजन्ड. मतलब ये इशू तभी करी जाएगी जब किसी पर्सन को छोड़ा जा रहा है फ्रॉम द डिटेंशन, मतलब उस पर्सन को रिलीज़ कर रहे हैं क्योंकि उसे इलीगली डिटेन किया गया था. तो कोर्ट क्या करेगा, ऑर्डर करेगा जिस भी डिटेनिंग अथॉरिटी ने उसको अरेस्ट किया है उस डिटेन्ड पर्सन को पहले तो कोर्ट के सामने लाए और जस्टिफाई करे कि उसने ये डिटेंशन क्यों किया था. अगर ये डिटेंशन प्रूव करने में इन्हें प्रॉब्लम होती है या ये प्रूव नहीं कर पाते और ये अगर एस्टैब्लिश हो जाता है दैट डिटेंशन वाज अनलॉफुल, तो पर्सन को इमीडिएटली रिलीज़ किया जाता है. सो दिस मीन्स कि ये जो आपका पेटिशन है हेबियस कॉर्पस की, तो यहाँ पे डिटेनिंग अथॉरिटी अब वो कोई भी हो सकती है. तो अगेंस्ट हुम इट इज़ इशूड, अगेंस्ट पुलिस अथॉरिटीज़, अगेन गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ और अगेन प्राइवेट इंडिविजुअल्स ऑल्सो, क्योंकि ये तीनों ही लोग किसी भी पर्सन को अनलॉफुली डिटेन कर सकते हैं. तो these are the three persons against whom the writ is issued. So whenever the question of writ comes, you should mention that against whom this writ can be issued. Now next is to produce the detained person before court. अब जिसको आपने डिटेन किया है उसको आप कोर्ट लेके जाओगे. कोर्ट ले जाने के बाद legitimate reason for their detention, मतलब you have to prove the grounds
कि आपने किन ग्राउंड्स में उनको डिटेन किया था एंड वाई यू हैव नॉट प्रोड्यूस्ड दैट पर्सन बिफोर द मैजिस्ट्रेट, आपने लॉज क्यों नहीं फॉलो किए। तो यहाँ पे अगर कोर्ट को लगता है आफ्टर ऑल द ग्राउंड्स एंड जस्टिफिकेशंस कि विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन या प्रोसीजरली फ्लॉ के थ्रू उस पर्सन को डिटेन किया गया है, दैट मीन्स उसका आर्टिकल 21 इन्फ्रिंज हुआ एंड अंडर दिस इमीडिएटली रिलीज का ऑर्डर कोर्ट दे देता है। नाउ हम इस रिट को क्यों, रीज़न क्या है इसको इशू करने का, कब कब इसे इशू करी जा सकती है। तो रीज़न इज़ जब कोई आर्बिट्ररी अरेस्ट हो या इलीगल कन्फाइनमेंट हो। आर्बिट्ररी अरेस्ट मतलब इलीगल तरह से अरेस्ट कर लिया, डिटेन कर लिया, कोई अथॉरिटी नहीं थी, विदाउट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ, या फिर डिटेन करा तो बट दे फेल टू प्रोड्यूस दैट अरेस्टेड पर्सन बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, या फिर कोई मेलाफाइड इंटेंशन छुपी थी बिहाइंड द अरेस्ट ऑफ दैट पर्सन, या फिर देर इज़ वायलेशन ऑफ सर्टेन प्रोसीजरल safeguards. So here it is the same example mentioned कि if a person is arrested and not produced before a magistrate within 24 hours, of course हम यहाँ पे जर्नी टाइम को एक्सक्लूड कर दे रहे हैं। तो अगर लॉ ने आपको मैंडेट किया, लॉ ने बोला है कि 24 आवर्स में मैजिस्ट्रेट के पास पहुँचाना है, अगर आपने नहीं पहुँचाया तो ऑटोमेटिकली एक जो लीगल ग्राउंड क्रिएट हो रहा था वहाँ पे उस अरेस्ट का जो ग्राउंड था दैट इज़ लैकिंग हियर, तो इलीगल हो गया एंड हियर द पर्सन कैन फाइल द हेबियस कॉर्पस पेटिशन कि मुझे डिटेंशन में रखा है एंड दैट इज़ इलीगल डिटेंशन, यू फेल टू प्रोड्यूस दैट अरेस्टेड पर्सन बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। तो अब इस चीज़ के लिए होगा क्या, दैट अब ये जो पर्सनल फ्रीडम है इसको तो आपने इन्फ्रिंज कर दिया, अब इसी चीज़ के लिए जो वायलेशन हुआ है इसके लिए आर्टिकल 32 में रिट पिटिशन फाइल की जाएगी। एंड वाई दिस इज़ फाइल्ड, सो दैट जो वायलेशन हुआ है उसको एड्रेस किया जाए और इसके अगेंस्ट में जो भी जस्टिस दिया जाना चाहिए उस जस्टिस को दिया जाए। अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव ओवर रीच मतलब बियॉन्ड द पावर जाके जो काम किए गए हैं उस चीज़ को रोका जाए। एंड गार्जियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़, जो कि हमें फंडामेंटल राइट्स में कुछ राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं जिसमें हमें अपने राइट्स का प्रोटेक्शन की पूरी पावर दी गई है। नेक्स्ट आता है मैंडेमस। मैंडेमस मीन्स वी कमांड। ओके, सो before moving forward to this we command, I will tell you certain case laws. So in short, there are certain case laws on habeas corpus. First is ADM Jabalpur versus Shivkant Shukla. दिस वॉज द केस अराउंड 1976 का केस आया था, एमरजेंसी चल रही थी 75 to 77। इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को डिटेन कर लिया गया था अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। और यहाँ पे गवर्नमेंट ये आर्ग्यू कर रही थी कि एमरजेंसी के टाइम पे हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो राइट्स जो होते हैं उनको हम सस्पेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप एनफोर्समेंट के लिए आर्टिकल 21 जो भी आपका इन्फ्रिंज हुआ हो आप नहीं जा सकते इन द कोर्ट ऑफ लॉ। यहाँ पे इशू क्रिएट हुआ कि क्या हेबियस कॉर्पस की जो पेटिशन है वो फाइल नहीं करी जा सकती ड्यूरिंग द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो जजमेंट यहाँ पे ये आया, सुप्रीम कोर्ट ने बाय मेजॉरिटी ये डिसीजन दिया कि ड्यूरिंग एमरजेंसी अ पर्सन कुड नॉट मूव टू द कोर्ट फॉर हेबियस कॉर्पस अगर आर्टिकल 21 सस्पेंडेड है। ऑफ कोर्स दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि मैम 20 एंड 21 तो सस्पेंडेड है ही नहीं, वो तो कंटिन्यू रहता है चाहे कोई भी इमरजेंसी लग जाए। सो ये जो जजमेंट था दैट वाज द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड जजमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। ऑफ कोर्स इसे ओवर रूल कर दिया गया था बिकॉज ये केस वॉज अराउंड 1976 में ये केस आया था, इसको बाद में ओवर रूल किया गया एंड इट वॉज अ काइंड ऑफ कि डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था डेंजर ऑन एक्सेसिव एग्जीक्यूटिव पावर। जब एक्सेसिव एग्जीक्यूटिव पावर हो जाएगी तो अ काइंड ऑफ अल्ट्रा वायर्स आर्बिट्ररी जो एक्शंस हैं उनका जो परसेंटेज है दैट विल इंक्रीज। नेक्स्ट केस आया, इम्पॉर्टेंट केस है, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। This case was in 1978. This case was filed by a prisoner जिसका जो लेटर था that was treated as a petition और उस prisoner ने complain किया था about the torture of the prisoners inside the jail and court ने ये बोला that habeas corpus can be used
not only for the release from illegal detention but also against inhuman prison treatment. अगर inhuman prison treatment हो रहा है, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट है, तो यहाँ सिग्निफिकेंस ये हुआ कि प्रिजनर्स राइट्स को एक्सपेंशन मिला अंडर आर्टिकल 21। एंड सी, चाहे प्रिजनर ही क्यों ना हो बट उसकी अपनी बॉडी तो है। सो अगर उसको मान लो जेल हो भी गई है, वो इम्प्रिजनमेंट में है, इम्प्रिजनमेंट में काट रहा है, बट ये हक किसने दिया कि उसको इलीगल ट्रीटमेंट वहाँ पे मिले या इनह्यूमेन ट्रीटमेंट मिले या उसको हैरेस किया जाए। तो अभी भी आर्टिकल 21 उसका कंटिन्यूड है। ऑफकोर्स रेस्ट्रिक्टेड है क्योंकि कुछ गलती की है, ऑर्डर है कोर्ट का, पनिशमेंट है, वो पनिशमेंट काटना है, बट दैट डजेंट मीन्स कि उसके साथ किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन या इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट इसी में वी हैव रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। दिस केस वॉज इन 1983। इसमें एक पर्सन थे रुदल शाह, ये जेल में रहे थे फॉर 14 ईयर्स, जबकि इनका एक्विटल हो चुका था। सो एक्विटल के बाद भी ये जेल में कंटिन्यू थे। तो जजमेंट यहाँ पे आया सुप्रीम कोर्ट का दैट उनकी पहले तो उन्हें रिलीज़ करो प्लस ग्रांट द कॉम्पनसेशन फॉर दीज पर्टिकुलर ईयर्स जब वो जेल में कंटिन्यू रहे थे। सो दिस पर्टिकुलर was the case where it expanded the scope of habeas corpus और establish किया एक principle of compensation for illegal detention कि आपकी गलती की वजह से किसी person के इतने साल ख़राब हुए inside the confinement, so now you will pay for that। next है KS पुत्तास्वामी versus Union of India। ये बहुत फेमस केस है। I am giving you, I am not telling you everything from this case। KS पुत्तास्वामी versus Union of India फ्रेश केस है, 2017 का रीसेंट जजमेंट है। इन दिस राइट टू प्राइवेसी वॉज डिक्लेयर्ड बाय फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। सो नाउ इट्स योर टास्क टू रीड द फैक्ट्स एंड what was held in this particular case. Take the homework also so that you should go and at least search for a case law so that you'll also understand that why this case law is attached to this particular writ. Now moving forward to mandamus, that is V command. So mandamus again a Latin word, this means V command. It's a judicial remedy जो हाई कोर्ट या जो सुप्रीम हायर कोर्ट, मतलब जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग हाई कोर्ट ऑल्सो, ये कंपेल करते हैं किसी भी पब्लिक ऑफिशियल, पब्लिक बॉडी, इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल or government to perform a specific public or statutory duty, that means a kind of obligation, and this obligation is mandatory to follow। ये compulsory आपको follow करना ही है। रीज़न क्या है? that somewhere they have neglected or refused to perform, so that means this is issued by higher court to compel a public authority to perform a public or statutory duty। एक कमांड है डायरेक्टिंग द अथॉरिटीज टू कैरी आउट देयर लीगल ऑब्लिगेशंस इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। अब क्वेश्चन आता है कि किसके अगेंस्ट ये इशू करी जा सकती है? अगेंस्ट हुम? पब्लिक अथॉरिटीज़ और ऑफिशियल्स, या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक कॉरपोरेशंस, या कह लो प्योरली जो ट्रिब्यूनल्स और इन्फीरियर कोर्ट्स होते हैं। वी डू नॉट इंक्लूड एनी प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडी हियर। यहाँ पे हम प्योरली गवर्नमेंट बॉडीज़ को गवर्न करते हैं। गवर्नमेंट बॉडीज़ का रेगुलेशन है जिसमें पब्लिक ऑफिशियल्स और अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक कॉरपोरेशंस, ट्रिब्यूनल्स एंड इन्फीरियर कोर्ट्स आएंगे। यहाँ पे हम प्राइवेट इंडिविजुअल्स या जो भी प्राइवेट पर्सनस होते हैं, प्राइवेट बॉडीज़ होती हैं, इनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। कंडीशंस क्या होती है इस चीज़ को इशू करने के लिए? दैट इज़ कि एग्जिस्टेंस है उस पर्टिकुलर पर्सन का, जो भी पिटिशन फाइल कर रहा है उसका कोई लीगल राइट यहाँ पे रहता है, या फिर एक करस्पॉन्डिंग पब्लिक ड्यूटी है जो उस पर्सन के अगेंस्ट में है। फेलर हो गया उस ड्यूटी को परफॉर्म करने का, ड्यूटी मैंडेटरी थी, परफॉर्म नहीं करी गई, तो इन दैट केस आप मैंडेमस की जो रिट है उसको फाइल कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो अंडर आर्टिकल 32। सो यहाँ पे ये बताता है कि दिस इज़ नॉट डिस्क्रिशनरी ड्यूटी। डिस्क्रिशनरी नहीं है कि ऑप्शन हो इन पब्लिक अथॉरिटी, इन पब्लिक और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का, दैट वेदर यू हैव टू परफॉर्म दिस ड्यूटी और
नॉट, ऑप्शन नहीं है दैट यू हैव टू परफॉर्म और नॉट, इट इज़ कंपल्सरी कि ये परफॉर्म करनी थी पर आपने करी नहीं। इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे मेंशन, जस्ट सी, मान लो एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसमें उसने क्या किया, एक बिल्डिंग को ग्रांट देना था, परमिशन देनी थी, और उसने उसको परमिशन नहीं दी, एंड डिस्पाइट द फुलफिलिंग ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट्स, जबकि सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल्ड थी। या फिर गवर्नमेंट फुलफिल थी जब सारी रिक्वायरमेंट्स, दैट मीन्स अब वहाँ पे अगर वो चीज़ आपने उसको परमिशन नहीं दी, दैट मीन्स आपकी कुछ अकाउंटेबिलिटी बनती थी, उसके पर्सन एप्लीकेंट के टूवर्ड्स आपकी कुछ ड्यूटी थी जो कि इन अथॉरिटीज़ के थ्रू उस चीज़ को फुलफिल नहीं किया गया, तो मैंडेमस की रिट फाइल करी जा सकती है। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो पेंशन क्लेम में फेल हो गया विदाउट एनी वैलिड रीजंस, तो यहाँ पे भी मैंडेमस रिट को इशू करवाया जा सकता है टू कंपेल देम टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। इसीलिए देखो इसका मतलब क्या है, वी कमांड, हम कमांड कर रहे हैं कि तुम्हें ये करना ही है, राइट। सो इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, जहाँ पे हम पब्लिक ऑफिशियल्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ड्यूटीज़ से भागने नहीं देते हैं। वी कंपेल देम कि इफ़ यू आर सिटिंग ऑन दैट प्लेस यू हैव टू परफॉर्म दीज फंक्शंस बिकॉज दे आर हैविंग द responsibility and a obligation towards the people. Now see, this is a kind of chart where it is mentioned कि किसके अगेंस्ट कर सकते हैं और कब कर सकते हैं। सो टू कंपेल पब्लिक ऑफिशियल्स कि वो अपनी स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करें, हम किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को इन्फोर्स करा सकते हैं उसकी ड्यूटी, किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल को ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर हम किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी को भी ऑफ़र कर सकते हैं। गवर्नमेंट को भी यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है उसको भी हम ये बोल सकते हैं दैट यू हैव टू परफॉर्म दिस ड्यूटी। अब हम नहीं बोल रहे, ऑफ कोर्स कोर्ट इज सेइंग, बट यही सेम जो रेट है ये किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल या बॉडी के अगेंस्ट रेट इशू नहीं करी जाएगी, रेट फाइल ही नहीं करी जाएगी। यहाँ पे अगर टू एनफोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन दैट लैक स्टैट्यूटरी फोर्स, अगर कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे स्टैट्यूटरी फोर्स अभी आया ही नहीं है तो उस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट भी हम नहीं जा सकते। यहाँ पे जो प्राइवेट डिपार्टमेंट्स हैं वो भी इंक्लूड होंगे। टू कंपेल परफॉर्मेंस ऑफ डिस्क्रिशनरी ड्यूटीज़, टू कंपेल परफॉर्मेंस ऑफ डिस्क्रिशनरी ड्यूटीज़ मतलब वैसे तो ड्यूटीज़ जो थी वो मैंडेटरी थी, बट समवेयर अगर कहीं डिस्क्रिशनरी ड्यूटी भी होती है तो उस ड्यूटी पे भी, अगर उस ड्यूटी का जो परफॉर्मेंस है दैट वाज इम्पॉर्टेंट एट दैट टाइम, तो उसको भी परफॉर्म करवाया जा सकता है अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नर्स। तो ये जो ड्यूटीज़ हैं ये अगेंस्ट जो हम पर्टिकुलर करवा रहे हैं इशू इस पर्टिकुलर रेट का, दिस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ गवर्नर्स और प्रेसिडेंट्स। इसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, इसमें हमारे प्रेसिडेंट और इंडिविजुअल्स भी हैं। हम एनफोर्स यहाँ पे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स भी नहीं कराएंगे और डिस्क्रिशनरी ड्यूटीज़ को भी हम यहाँ पे कंपेल नहीं करेंगे। वहाँ पे तो ऑप्शन हो जाता है, बट जहाँ पे बहुत ही एक्सेप्शन है कि नहीं इस ड्यूटी को तो परफॉर्म करना ही था, तो इन दैट केस अगर सामने वाली अथॉरिटी अप्रूव नहीं कर पाती है तो उसमें भी उसको कंपेल किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं इसके केस लॉस पे। फर्स्ट केस लॉ मेंशन करें, प्रागा टूल्स कॉरपोरेशन वर्सेस सीवी इमैनुअल, 1969 का केस है। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ वेंट टू फॉर फाइलिंग द केस ऑफ मैंडेमस अगेंस्ट अ कंपनी रिगार्डिंग सर्विस मैटर्स। तो यहाँ पे इट वाज द जजमेंट इन विच कोर्ट clarified that mandamus की जो रेट है वो cannot be generally issued against private company unless it is performing public duties। तो अगेन एक्सेप्शन है कि अगर पब्लिक ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रही है कोई प्राइवेट कंपनी तो ही मैंडेमस अप्लाई होगा, अनलेस प्राइवेट बॉडीज़ और प्राइवेट इंडिविजुअल्स पे अप्लाई नहीं करेगा। दिस मीन्स यहीं से हमें वो नेक्स्ट वाला पॉइंट मिला है दैट मैंडेमस लाइज मेनली अगेंस्ट द पब्लिक अथॉरिटीज़ एंड नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट बॉडीज़। नेक्स्ट केस इज गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन वर्सेस लोटस होटल्स। वेरी इंपॉर्टेंट केस, 1983 का केस था। इन दिस द कॉरपोरेशन रेफ्यूज्ड टू डिस्पर्स द सैंक्शनड लोन डिस्पाइट ऑफ द अग्रीमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये
इशू फाइल, जो ये मैंडेमस थी इसको इशू किया अगेंस्ट द अथॉरिटीज़, कंपेलिंग देम दैट द कॉरपोरेशन टू फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशन। यानी कि कहीं पे अगर कोई पब्लिक बॉडीज़ अगर कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जो आर्बिट्रेरी है, बिकॉज उसके सारे भी अग्रीमेंट्स, लोन और जो भी चीज़ें थी, डॉक्यूमेंटेशन, दैट वाज कम्प्लीटली फाइनल, तो उस केस में अगर उसको लोन नहीं दिया जा रहा है तो दैट मीन्स देयर इज़ द काइंड ऑफ एब्यूज़ ऑफ योर पावर, आर्बिट्रेरी एक्शन है। तो यहाँ पे मैंडेमस की रिट इशू करी गई थी, कंपेल किया गया था टू दिस कॉरपोरेशन दैट यू हैव टू फुलफिल योर ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट आता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज CAG वर्सेस KS जगन्नाथ। केस वॉज ऑफ 1986। 1986 में गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने अपनी कुछ उनकी स्टैट्यूटरी पावर्स थी उनको परफॉर्म नहीं किया प्रॉपरली, तो सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया ये मैंडेमस का रिट डायरेक्टिंग द प्रॉपर एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन। तो अगेन CAG का जो टर्म्स एंड कंडीशंस या उनकी जो पावर्स हैं उस चीज़ का प्रॉपर जो रेगुलेशन है वो उस टाइम पे नहीं हुआ था, तो इनके ऊपर भी एक तरह से मैंडेमस को अप्लाई किया गया था एंड इट एक्सपैंडेड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू कि ये जो अथॉरिटीज़ हैं इनके ऊपर हर टाइम कभी भी जुडिशरी चेक लगा सकती है दैट वेदर दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़ प्रॉपरली और नॉट, या कहीं ऐसा तो नहीं अल्ट्रा वायर्स परफॉर्म कर रहे हैं। लास्ट है विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1998 का केस है। इन दिस इट इन्वॉल्व द एलिगेशंस रिगार्डिंग द फेलर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज टू इन्वेस्टिगेट द करप्शन। तो यहाँ पे फैक्ट्स ही यही थे कि जितने भी हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं ये अच्छे से इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर पा रही हैं जो भी करप्शन के केसेस चल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन इशू करी टू एंश्योर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एजेंसीज लाइक विच आर इन्वॉल्व इन इन्वेस्टिगेशन, दैट मीन्स CBI। तो हियर इट स्ट्रेंथन द अकाउंटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज़ कि जब आपको कोई केसेस मिलते हैं आपको इन्वेस्टिगेट करना है, यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट इनफ, जहाँ पे आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट, दैट शुड बी कम्प्लीटली ट्रू टू द वट एवर दैट हैज़ हैपेंड। तो वहाँ पे आपके जो रिजल्ट्स होने चाहिए वो प्रॉपर होने चाहिए, वो चीज़ नहीं परफॉर्म हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कमांड किया टू द agencies which are involved in the investigations from the government of course, तो उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है that from now onwards you have to perform your functions properly as per the statute you have been established, and it strengthened the accountability of investigative agencies like CBI। नेक्स्ट आते हैं प्रोहिबिशन पे। प्रोहिबिशन सिंपल मीनिंग दैट इज़ टू फॉरबिड। हम पहले भी देख चुके हैं प्रिवेंटिव रेट है। प्रिवेंटिव मतलब अभी डिसीजन नहीं आया है, हमने बीच में ही केस को रोक दिया है। इट इज़ इशूड बाय हायर कोर्ट। हायर कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रोक सकते हैं टू एनी लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल। लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल पे रोक लगा सकते हैं कि अब तुम इस पर्टिकुलर केस में आगे नहीं बढ़ोगे। मेनली इज़ टू स्टॉप द लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिसडिक्शन। अपनी जुरिसडिक्शन के बाहर मत जाओ, उसको आपने केस की प्रोसीडिंग्स में ही रोक दिया है। और फ्रॉम एक्टिंग कॉन्ट्ररी टू द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, या फिर ऐसा कुछ ना हो जिससे आप नेचुरल जस्टिस के रूल्स को ही बाईपास कर दो, इसलिए देन एंड देयर स्टॉप द प्रोसीडिंग्स देयर ओनली। सो इम्पॉर्टेंट क्या है कि इट्स अ काइंड ऑफ सुपरवाइजरी रेट। सुपरवाइजरी टूल है जहाँ पे जुडिशियल या फिर क्वासी जुडिशियल बॉडीज़, जुडिशियल मतलब प्योरली कोर्ट हो गया, क्वासी जुडिशियल मतलब ट्रिब्यूनल्स को रोका जा रहा है कि अपनी लीगल बाउंड्रीज़ के बाहर मत जाओ, ऐसा कोई डिसीजन ना हो जाए जो आपकी पावर्स के बियॉन्ड चला जाए। सो दिस मीन्स कि एक तरह से आपको स्टॉप कर रहे हैं, प्रोहिबिट कर रहे हैं। सर्श्योररी में क्या होता है, डिसीजन करेक्ट किया जाता है, बट प्रोहिबिशन में क्या है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स आपको वहीं पे रोक दिया जाएगा जिससे अनलॉफुल एक्ट हो ही ना, राइट। अ काइंड ऑफ प्रिवेंटिव रिट। इशू पहले ही हो जाएगी बिफोर द फाइनल ऑर्डर हैज़ बीन पास्ड, आपको बीच में ही रोक रहे हैं। नाउ कम्स कि किस किस के अगेंस्ट होता है। इट इज़ अगेंस्ट द जुडिशियल अथॉरिटीज़ जिसमें आपके कोर्ट्स आएंगे, एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ जहाँ पे ट्रिब्यूनल्स आएंगी।
अच्छा, इश्यूज़ क्या होते हैं कि क्यों इस केस को बीच बीच में रोक दिया जाता है? इट इज़ ड्यू टू लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन या एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, या फिर नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो रहा है, या फिर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, तो उसमें जो पर्सन है, जो आपका कोर्ट या जो ट्रिब्यूनल है, उसको हायर कोर्ट रोक देती है। एग्जाम्पल यहाँ मैंशनड है, जैसे एक सिविल कोर्ट है, वो एक केस सुनने जा रहा है विच इज़ अंडर द एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ फैमिली कोर्ट, फैमिली कोर्ट का काम है। और इफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बिगिंस प्रोसीडिंग ऑन अ मैटर आउटसाइड द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, तो अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर सिविल कोर्ट है, बट किसके केसेस सुन रहा है? जो फैमिली कोर्ट का केस, फैमिली कोर्ट में जिस केस को जाना चाहिए वो केस सिविल कोर्ट सुन रहा है। तो यहाँ पे अपने जो जुरिस्डिक्शन है उसके बियॉन्ड जाके चीज़ें हो रही है। तो ऐसा कोई गलत डिसीजन ना आ जाए, बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन अगर डिसीजन है तो वो ऑफकोर्स काइंड ऑफ कि उस कैंसिलेशन की डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो उस डायरेक्शन में ना जाके हम उसको पहले ही रोक दें। दिस टास्क इज डन बाय हायर कोर्ट। The higher court, upon receiving such petition, will issue the writ to halt the ongoing proceedings in the lower forum. जैसे ही इन्हें पता चलेगा कि ऐसा कोई petition चल रहा है, वहाँ पे ऐसा कोई केस चल रहा है, कि तुरंत writ issue करते हैं। and it is preventing a miscarriage of justice, क्योंकि अगर decision आ जाता है तो वो erroneous होगा रिगार्डिंग द एजम्पशन ऑफ जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन था ही नहीं, फिर भी केस कंटिन्यू कर रहे थे, तो एररनियस जस्टिस हो जाएगा, वहाँ का जो जजमेंट है वो प्रॉपर नहीं होगा। तो इसीलिए टू बैलेंस द पावर्स विद इन द जुडिशियल सिस्टम, कोर्ट्स ही लोअर कोर्ट को रोक देती है और उनको स्ट्रिक्टली मना करती है दैट यू हैव टू बी अंडर योर डेजिग्नेटेड लीगल परव्यू ओनली, यू डोंट हैव टू क्रॉस दीज लिमिट्स एंड गिव जस्टिस। अगर क्रॉस करके जस्टिस दिया गया है, दैट इज़ अगेन द क्वेश्चन मार्क ऑन एक्सेसिव जुरिस्डिक्शन। तो इसीलिए यहाँ पे इस रिट को इशू किया जाता है। देर आर सर्टेन केसेस टू दिस ऑल्सो, मेंशन करिए बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1955 का केस है। एंड इन दिस केस, okay, so in this case the state sought to impose tax beyond the constitutional limits, and so on. The judgment by a Supreme Court was that it restrained the authorities from acting beyond jurisdiction, and basically it demonstrated the preventive role of writ jurisdiction. Preventive means it is being prohibited to move further. Next is East India Commercial Company versus Collector of Customs, 1962. In this case, again the authorities acted beyond their powers while adjudicating the custom matters. Custom के regarding जो cases थे उनको adjudicate कर रहे थे। वो ट्रिब्यूनल, a kind of ट्रिब्यूनल कह लो, quasi judicial powers थी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट emphasized that supervisory jurisdiction होना चाहिए of a higher courts over the subordinate authorities and clarified the limits of jurisdictional powers। मतलब जितनी भी आपकी पावर है, जितनी आपको पावर उस स्टैचूट ने दी है जिससे कि आप स्टैब्लिश किए गए हो, दोज पावर्स शुड बी इन द लिमिट्स एंड द हायर कोर्ट विल हैव द सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑन दीज काइंड ऑफ सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज। नेक्स्ट इज एस गोविंद मेनन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1967. In this case, the questions were regarding the jurisdiction exercised by the authorities, and the court reiterated that prohibition lies when bodies exceed legal authority. जैसे आपकी legal authority ये circle है, this is a kind of limitation, आपको इसी circle के अंदर अपनी जो powers है उनको use करना है, but when the powers are used beyond this circle, और बियॉन्ड द सर्कल जाके जब आप कोई भी डिसीजन या कोई भी ऑर्डर पास करते हो, दैट इज़ द एक्सेसिव जुरिस्डिक्शन परफॉर्म बाय दैट बॉडी। तो ये जो प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन की रेट है, ये बीच में ही प्रोसेस में ही प्रोहिबिट कर देती है दैट यू आर द बॉडी विच इज़ नॉट हैविंग दिस लीगल अथॉरिटी दैट यू कैन एक्सीड योर लीगल लिमिट्स। सो in this case
द कोर्ट्स रीअफर्म्ड कि सुपरवाइजरी पावर होना चाहिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास, जहाँ पे ये जो अथॉरिटीज़ हैं जो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रही हैं, इनके ऊपर हमेशा चेक लग सके दैट वेदर दे आर परफॉर्मिंग अंडर द जुरिस्डिक्शन, अंडर दिस सर्कल और आउटसाइड दिस सर्कल। अगर आउटसाइड है तो उनको वहीं पे रोक दो जहाँ पे वो केस की प्रोसीडिंग्स चल रही है। सो दैट मीन्स अ काइंड ऑफ प्रिवेंटिव स्टेप टू स्टॉप from making a wrong decision or delivering a wrong justice. I hope this writ is clear now. Next is certiorari. Certiorari means to be informed or to be certified. Informed or certified means this is issued by higher court, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं, which will quash or correct an order or decision made by lower court, tribunal or any kind of quasi judicial authority. This writ is issued by high court to quash the order or decision of lower court, tribunal, quasi judicial authority. मतलब चाहे वो आपके लोअर कोर्ट्स हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो, चाहे वो कोई क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ हो या फिर कोई ट्रिब्यूनल्स हो, उनके थ्रू किया गया जो डिसीजन है उसको कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल कर रहे हैं या फिर उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस जो रिट है इसका पर्पस ये है कि ये जो सबऑर्डिनेट जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ हैं ये अपने लिमिट्स में ही यानी अपनी जुरिस्डिक्शन में ही अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करें, उस पावर के बियॉन्ड ना जाएं। अगेन द सेम सर्कल, जो ये सर्कल है इट इज़ अ काइंड ऑफ कि ये बाउंड्री है, लीगल बाउंड्री है, आपका जुरिस्डिक्शन है। अगर आप इसके बाहर जाके कोई भी एक्शन करते हो दैट एक्शन विल नॉट बी ट्रीटेड एज प्रॉपर। आपने जो भी जस्टिस दिया है या जो भी आपने डिसीजन दिया है दैट डिसीजन इज़ नॉट अप टू द मार्क, उसमें एरर है, राइट। सो दिस रेमेडी इज़ दिस पर्टिकुलर रिट और रेमेडी इज़ अ काइंड ऑफ करेक्टिव रेमेडी या रेमेडियल रिट। रेमेडियल मतलब कि ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं जो ऑर्डर पास कर दिया गया है। अब देखो रीज़न क्या होता है, रीज़न इंक्लूड्स एरर्स ऑफ जुरिस्डिक्शन। एरर ऑफ जुरिस्डिक्शन मतलब आपका जुरिस्डिक्शन नहीं था, आपने उस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं था और आपने उस केस को एंटरटेन करके डिसीजन दे दिया, अपने एक्सेस जुरिस्डिक्शन में जाके दे दिया, अपना जुरिस्डिक्शन एक्सीड कर दिया। रिफ्यूज़ और एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन, अपना जुरिस्डिक्शन मानने से ही मना कर दिया, जुरिस्डिक्शन था ही नहीं यानी लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन। एरर ऑफ लॉ हो गई ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, मतलब दिख रहा है, एपरेंट है दैट देयर इज़ एरर ऑफ लॉ, या फिर नेचुरल जस्टिस को वॉयलेट कर दिया, मे बी कोई मैलाफाइड एक्शन या फिर फ्रॉड हो गया। सो इन दिस केस errors of law apparent on the face of record, violation of principles of natural justice, fraud or malified actions are also the grounds of certiorari. अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो if a rent control tribunal passes an order that is clearly beyond its statutory power, or if a lower court makes a judgment based on misinterpretation of law, a petition for certiorari can be filed. किसी लोअर कोर्ट में क्वेश्चन ऑफ लॉ यानी मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ का क्वेश्चन चला जाए, दैट मीन्स ये उसकी पावर ही नहीं है, जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। तो अब एक पेटिशन सर्टियोरिटी की हायर कोर्ट में अप्लाई की जाएगी। अब वो आप यहाँ पे हम 32 पढ़ रहे हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जब हम केस फाइल कर रहे हैं उनको ये बता रहे हैं दैट लोअर कोर्ट में इस तरह का एक केस चल रहा है। तो अब जो हायर कोर्ट है, जो अबव वाली कोर्ट है, वो सब ऑर्डिनेट कोर्ट को कि उसके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जो भी केस चल रहा है उन सब को रीड करके ये बताएगी कि यहाँ से जो लोअर कोर्ट से जो डिसीजन आया है दिस कुड बी क्वैश्ड, रेंडरिंग इट नल एंड वॉइड। ये जो सर्टियोरिटी है ये पहले जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ के अगेंस्ट ही यूज़ करी जाती थी। सो इसका डेवलपमेंट मेजरली कब हुआ है, 1991 में, जब सुप्रीम कोर्ट रूल दैट सर्टियोरिटी कैन ऑल्सो बी इशूड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। सो अब इसमें आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं उनको भी इंक्लूड कर लिया गया है। दिस एक्सपेंशन ब्रॉडन द स्कोप ऑफ रिट एंड मेकिंग इट मोर पोटेंट फॉर इंश्योरिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। मतलब एक तरह से यू आर करेक्टिंग द एक्शंस जो कि आर्बिट्ररी हो चुके थे, अनलॉफुल हो चुके थे, एंड नाउ यू वांट टू रीइंफोर्स द जस्टिस एंड फेयरनेस का जो कमिटमेंट लिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। सो इन दैट केस 32 में
सर्श्योररी रिट को अप्लाई करके इस चीज़ को ठीक किया जाता है। करेक्टिव मेजर है कि गलती हो चुकी है, अब उसको सही करना है। प्रोहिबिशन फाइनल ऑर्डर के पहले होता है, सर्श्योररी फाइनल ऑर्डर के बाद होगा। प्रोहिबिशन प्रोसीडिंग्स को ही स्टॉप कर देता है, और यहाँ पे जो प्रोसीडिंग्स है वो हो चुकी है, डिसीजन आ चुका है, डिसीजन को कैंसिल किया जाता है, क्वैशिंग द ऑर्डर्स। नाउ कमिंग ऑन टू द केस लॉज, फर्स्ट इज TC बसप्पा वर्सेस T Nagappa. Case is for 1954. In this case एक इलेक्शन हुआ था ट्रिब्यूनल प्रोसीडिंग्स को लेके। सो द केस वॉज कंसर्न रिगार्डिंग इलेक्शन और ट्रिब्यूनल प्रोसीडिंग्स में चल रहा था। Supreme Court explained the scope and nature of this particular writ, and it also laid down the governing issues of certiorari in our country. तो इलेक्शन की जो केसेस है वो ट्रिब्यूनल प्रोसीडिंग्स में कंटिन्यू कर रहे थे। दैट मीन्स अ काइंड ऑफ कि आपका जुरिस्डिक्शन चेक हो सकता है, तो वो जुरिस्डिक्शन में वेदर यू आर इनसाइड द सर्कल और यू आर आउटसाइड द सर्कल, दिस विल बी चेक्ड बाय द कोर्ट्स। और अगर आप आउटसाइड द सर्कल जाके अगर कोई डिसीजन दिया है तो हायर कोर्ट आपके डिसीजन को करेक्ट करने के लिए उसको नल एंड वॉइड कर देगा। नेक्स्ट इज हरि विष्णु कमाट वर्सेस अहमद इशाक। 1955 का केस है। अगेन एंड इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन था उसको चैलेंज किया गया था, एंड सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कि सर्श्योररी जो इशू है कैन बी इशूड फॉर जुरिस्डिक्शनल एरर्स एंड एरर्स विच आर एपरेंट ऑन रिकॉर्ड। यानी हम उन्हीं के लिए हम इस रिट को तभी इशू करेंगे जब जुरिस्डिक्शनल एरर है। नाउ सी जुरिस्डिक्शनल एरर कैसे होगा, जुरिस्डिक्शन था ही नहीं फिर भी डिसीजन दे दिया, उस सर्कल के बाहर जाके यानी एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन में जो डिसीजन था वो दे दिया। एरर ऑफ लॉ एपरेंट ऑन रिकॉर्ड, सामने दिख रहा है कि लॉ की ही गलती हो गई है। वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड फ्रॉड और कोल्यूजन हुआ है। तो सिर्फ इन्हीं केसेस में हम इस रिट को इशू कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन जो इम्पॉर्टेंट अथॉरिटी है ऑन द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू वॉज एक्सपैंडेड। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट वॉज लाइक टेलिंग यू कि हम हर डिसीजन को चैलेंज नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सर्श्योररी। ये ग्राउंड्स होने चाहिए व्हेन यू हैव टू अप्लाई द रिट ऑफ सर्श्योररी। नेक्स्ट इज A.K. कृपक, वेरी फेमस केस, A.K. कृपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1969 का केस है। इन दिस केस जो सिलेक्शन बोर्ड था मेंबर्स का, जहाँ पे एक काइंड ऑफ इंटरव्यू वाज देयर, तो जो कमिटी थी उस कमिटी में जो एक पर्सन था जो सिलेक्शन बोर्ड में था वो इटसेल्फ वाज द कैंडिडेट टू दैट एग्ज़ाम। तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस वॉयलेट हो रहे थे, जिसमें हम कहते हैं नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ, दैट मीन्स नो बडी कुड बी द जज इन हिज ओन कॉज। तो यहाँ पे इस रिट को अप्लाई किया जाना था कि विच एक्सपैंडेड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ नेचुरल जस्टिस टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ऑल्सो। अब यहाँ पे सिलेक्शन बोर्ड इज़ नॉट अ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी, बट काम क्या हो रहा है दैट यू आर सेलेक्टिंग द कैंडिडेट्स फॉर इम्पॉर्टेंट सिविल सर्विसेज। तो वहाँ पे जो जॉब प्रोफाइल है उसमें उन लोगों को सेलेक्ट किया जा रहा है जो खुद ही सिलेक्शन बोर्ड में है और वही कैंडिडेट है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस रहेगा, उनका सिलेक्शन तो कंफर्म है, एंड दे आर इन्फ्लुएंसिंग दैट बोर्ड ऑल्सो, कि बोर्ड भी तो यही सोचेगा ना कि हाँ भाई ये तो कैंडिडेट ही है और खुद ही सिलेक्शन बोर्ड में है तो इनका तो होना ही है। सो समवेयर दिस इज़ नॉट प्रॉपर, दिस इज़ नॉट अ जस्टिस डिलीवर्ड। तो इसी वजह से दिस केस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस रिट। नेक्स्ट मेंशन करो सूर्यदेव रानी वर्सेस रामचंद्र राय, 2003 का केस है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स थे उसको चैलेंज किया गया था, एंड सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 226 एंड 227। दैट मीन्स कि अगेन एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ सर्श्योररी अगेंस्ट जुडिशियल ऑर्डर्स, जहाँ पे हाई कोर्ट 226 एंड 227 इज़ फॉर
स्टेट जुडिशरी, दैट मीन्स हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट का एक तरह से सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन है ऑन द लोअर कोर्ट्स एंड अदर जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज। Coming on to the next, that is quo warranto, which means by what authority. By what authority means where the higher court to prevent a person from illegally holding any office. That means you are preventing illegal occupation of public office. The court ask the holder to the office to show authority under which they hold the office. मतलब पूछा जाता है कि ये कब इन्वोक करी जाएगी, जब उस पर्सन से पूछा जाएगा कि तुम ये जो ऑफिस कंटिन्यू कर रहे हो या इसको होल्ड कर रहे हो ये किस ग्राउंड पे कर रहे हो, लीगली क्वालिफाइड और एंटाइटल्ड हो भी या नहीं हो। दैट मीन्स कि कोर्ट चाहती है दैट द कंसर्न इंडिविजुअल अपनी अथॉरिटी वो क्लेम कैसे कर रहा है इस चीज़ को बताए आगे। इस पर्टिकुलर जो रिट है इसकी कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस पहली क्या होगी, दैट इट मस्ट बी अ पब्लिक ऑफिस, पब्लिक ऑफिस होना चाहिए। दूसरी, इट शुड बी ऑफ सब्सटैंटिव कैरेक्टर। सब्सटैंटिव कैरेक्टर मतलब कि जो उसका मेजर पार्ट है दैट शुड बी क्रिएटेड बाय एनी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका सब्सटैंटिव कैरेक्टर होना चाहिए। एंड द पर्सन होल्डिंग इट मस्ट हैव असर्व्ड इट और बी होल्डिंग इट अनलॉफुली। मतलब अब जिस भी पर्सन ने इसको होल्ड किया है वो इलीगली होल्ड किया है। तो कह लो दिस इज फर्स्ट पब्लिक ऑफिस, सब्सटैंटिव कैरेक्टर क्रिएटेड बाय एनी स्टैट्यूट और कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पर्सन होल्डिंग इट अनलॉफुली। दिस मीन्स कि अगर ये 4 ग्राउंड्स मेंशन है दैट मीन्स दिस रिट कैन बी इशूड। नेक्स्ट आता है कि इट कैन नॉट बी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट ऑफिस। किसी भी प्राइवेट ऑफिस पे हम नहीं जा सकते, प्राइवेट बॉडीज़ को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन कंटिन्यूज टू होल्ड अ गवर्नमेंट पोजीशन बियॉन्ड देयर रिटायरमेंट एज। अपनी रिटायरमेंट एज उनकी ख़त्म भी हो गई फिर भी वो कंटिन्यू चले ही जा रहे हैं, उस ऑफिस में बैठे हुए हैं। दैट मीन्स ही इज सिक्योरिंग अ पब्लिक ऑफिस थ्रू फ्रॉडुलेंट मीन्स एंड विदाउट पोजेसिंग द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। तो क्यों वारंटू की रिट इशू करके ये देखा जा सकता है कि ये जो जिस भी पर्सन ने इस पर्टिकुलर रिट को फाइल किया है वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो अग्रीव्ड ही हो, बट इस चीज़ को चेक किया जाता है दैट इट इज़ अलाउइंग पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल्स टू चैलेंज सच असर्प्शन। ज़रूरी नहीं है कि आपका ही खुद का पर्सनल इंटरेस्ट जुड़ा हो। एनी इंटरेस्टेड पर्सन जिसको लगता है कि ये जो ऑफिस है ये गलत तरह से एक्वायर किया जा रहा है, तो यहाँ पे वो पर्सन अपने बिहाफ पे केस को फाइल कर सकता है, फॉलो अप ले सकता है। इम्पॉर्टेंट क्या है दैट ये जो पब्लिक ऑफिसेज हैं ये ऑक्यूपाई करे जाएं उन्हीं इंडिविजुअल से जिसको लीगली एंटाइटल किया गया है या उन्होंने क्वालिफाई किया है उस सीट को होल्ड करने के लिए, राइट। इससे होगा क्या, हम इलीगल एजम्पशंस को रोकेंगे और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इंटीग्रिटी को कंटिन्यूएंस में रखेंगे। किसी भी तरह से पावर का मिसयूज़ ना हो, आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है उस पोस्ट की लीगैलिटी है, अपॉइंटमेंट, कंटिन्यूएशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, ये बिल्कुल प्योरली ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल रहे इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। तो किसी भी तरह का असर्पेशंस ना हो पब्लिक ऑफिस में, लीगल अपॉइंटमेंट्स में लीगैलिटी रहे, मेंटेनेंस रहे ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन्हीं चीज़ों को चेक करने के लिए कोर्ट ये वाली रिट इशू करता है और उस पर्सन को पूछता है कि आपने किस अथॉरिटी के थ्रू इस चीज़ पे आप आए हो या इस चीज़ को आपने इशू किया है, इस एक्शन को आपने किस ग्राउंड में किया था। अब नाउ इट्स द टास्क ऑफ दैट अथॉरिटी टू प्रूव कि मेरी क्या अथॉरिटी थी। कमिंग ऑन टू द सर्टन केस लॉज, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर वर्सेस C.D. गोविंदा राव। दिस केस वॉज इन 1964 जहाँ पे एक यूनिवर्सिटी के ऑफिसर के अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि क्या क्या कंडीशंस इंपॉर्टेंट है फॉर इशूइंग द क्यो वारंटो, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, एंड इट वॉज क्वालिफाइंग दीज पर्टिकुलर पॉइंटर्स एंड कंडीशंस। सो दिस केस वॉज द लीडिंग केस ऑन क्यो वारंटो रिट। नेक्स्ट है B.R. कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। 2001 का केस है वेयर जयललिता वॉज अपॉइंटेड एज CM डिस्पाइट द डिसक्वालिफिकेशन फॉलोइंग द
conviction, and Supreme Court held that appointment unconstitutional, and it again reinforced the constitutional limitations on public office. अब वो सीएम से पूछा गया ना कि आप भाई किस अथॉरिटी से आपने इसको एक्वायर किया है, जबकि आपका डिस्क्वालिफिकेशन चल रहा है ड्यू टू योर कन्विक्शन, तो वो चीज़ गलत हो गई, इसीलिए उसको काइंड ऑफ ठीक करने के लिए कोर्ट पूछता है अथॉरिटी क्या है. नेक्स्ट आता है अशोक पांडे वर्सेस मायावती. 2007 का केस है, एंड दिस वाज रिगार्डिंग द चैलेंज of holding of public office and constitutional validity. Again, the judgment was that Supreme Court discussed the scope of judicial review in the appointments, कि ये अपॉइंटमेंट जो हुए हैं उस पर जुडिशरी कैसे चेक लगाएगा, दैट वेदर दीज अपॉइंटमेंट्स आर अप टू द मार्क और नॉट, जो भी स्टैट्यूटरी एलिजिबिलिटी है, रिक्वायरमेंट्स है, वो फुलफिल करी गई है या फिर नहीं करी गई है. सो सिग्निफिकेंस वॉज दैट इट हाईलाइटेड द इम्पॉर्टेंस ऑफ लीगैलिटी इन पब्लिक ऑफिस, कि जितने भी स्टैचूट्स या जो भी अपॉइंटमेंट या फिर उसके जो कंडीशंस ऑफ ऑफिस हैं उनको एज पर द स्टैचूट कंप्लीट किया गया है या फिर नहीं किया गया. एंड इन दैट केस अगर हमें ये समझ आता है, बाय द कोर्ट को ये समझ आता है दैट दिस पर्टिकुलर ऑफिस वॉज होल्डेड बाय दैट पर्सन विच वॉज नॉट प्रॉपर, विच वॉज लाइक असर्पिंग द पब्लिक ऑफिस एंड होल्डिंग इट नॉट लीगली क्वालिफाइड और एंटाइटल्ड, तो वहाँ पे दैट writ is issued against that person. So now next is mnemonics. CPM HQ already discussed. जैसे आप ऐसे भी याद कर सकते हो CPM headquarters. CPM headquarters मतलब जहाँ पे writ stand as a guardian of justice signifying their collective role in upholding constitutional principles. Now see, अगर आपको एक सिंपल से फ्रेज में इन रिट्स को याद करना हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हेबियस कॉर्पस, फ्री द बॉडी. फ्री द बॉडी मतलब अपने दिमाग में एक मेंटल इमेज बना लो कि एक पर्सन, हेबियस कॉर्पस में एक पर्सन है जो चेन तोड़ रहा है. चेन तोड़ना मतलब रिप्रेजेंटिंग द पर्सन इज रिलीजिंग फ्रॉम अनलॉफुल डिटेंशन, वो अनलॉफुल डिटेंशन से निकल रहा है. नेक्स्ट है मैंडेमस. मैंडेमस मतलब मैंडेटरी ड्यूटी, किसी भी एक पर्सन जो कि ऑफिशियल पर्सन है, गवर्नमेंट का पब्लिक ऑफिशियल है, उसको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी ही है, तो वहाँ पे जज कमांड कर रहा है उस पर्सन को दैट परफॉर्म दिस ड्यूटी. नेक्स्ट आता है प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन मतलब आपके एक्शन का प्रोहिबिट हो रहा है. यहाँ पे एक रेड स्टॉप साइन है जहाँ पे लोअर कोर्ट को रोका जा रहा है कि वो अब इन प्रोसीडिंग्स पे आगे कंटिन्यू नहीं करेगा. सर्श्योररी, यहाँ पे सर्टिफाई एंड करेक्ट, जहाँ पे हायर कोर्ट जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, ऐसा इमेजिन करना है, ऐसा इमेज बनानी है सो दैट यू कैन ऑलवेज रिमेंबर द मीनिंग ऑफ सर्श्योररी, वेयर यू आर इमेजिनिंग कि हायर कोर्ट के पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो लोअर कोर्ट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक कर रहा है, एरर निकाल रहा है, दैट इज़ सर्टिफाई एंड करेक्ट. क्यो वारंटो, जहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड है, वो गेट पे किसी के जो क्रेडेंशियल्स हैं या जो कार्ड्स हैं वो चेक कर रहा है और पूछ रहा है कि वो यहाँ पे क्यों आया है. दैट मीन्स questioning the authority. So by these mental images or by these phrases you can always remember कि इन 5 रिट्स का कोर फंक्शन क्या है, इनके लीगल जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या है. सो इससे यू कैन रिटेन द कॉन्सेप्ट्स ईजिली इन योर माइंड. So now if I want to conclude this topic, in conclusion it is like कि अगर ये 5 रिट्स ना हो, if these 5 writs are not present, और आर्टिकल 32 में जो राइट है हमारा कि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्टली केस फाइल कर सकते हैं फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, दैट इज़ पार्ट 3. तो दिस मीन्स कि हमें राइट्स तो दे दिए गए हैं, असर्शन तो कर दिया गया है, बट प्रोटेक्शन, कंटिन्यूस प्रोटेक्शन नहीं दी गई है. दिस मीन्स कि इन 5 रिट्स को जिनको ये सुप्रीम कोर्ट यूज़ करके हमें जस्टिस प्रोवाइड करता है फॉर द वायलेशन ऑफ आर पार्ट 3, दिस रिप्रेजेंट्स द वाइब्रेंट एंड विजिलेंट स्पिरिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसीलिए आर्टिकल 32 को हम हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. एंड दिस इज़ द phrase given by Dr. B.R. Ambedkar. Why we see these writs as the pillar of justice in India? Because they are the critical pillars of justice, जिससे कि जो normal common man, ordinary citizens हैं, वो अपनी immediate judicial remedies को उनके violation के against जाके
अपने फंडामेंटल राइट्स के इन्फ्रिंजमेंट के लिए या किसी भी स्टेट अथॉरिटीज़ के अनलॉफुल एक्शन की वजह से वो जाके सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टली रेमेडीज़ मांग सकते हैं। तो एक तरह से ये रेमेडीज़, पहली चीज़ तो उस पर्सन को एक तरह से रिलीफ दे रहा है, रिलीफ किसी भी फॉर्म में देता है, प्लस दूसरी चीज़ वो एक तरह का चेक अप्लाई करता है ओवर द गवर्नमेंटल पावर। और चेक किस चीज़ का है? दैट वेदर दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़ विद फुल अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी अंडर द लॉ और नॉट। तो दो चीज़ें, दो काम हो रहे हैं। पहला तो अगर राइट का वायलेशन है तो उस पर्सन को रिलीफ मिल रहा है जिसका वायलेशन हुआ है। दूसरा, इसी के थ्रू जो एक इनडायरेक्ट या कह लो कि एक अटैच्ड काम हो रहा है वो ये है दैट देयर इज़ अ चेक ऑन द अथॉरिटीज़ दैट वेदर दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़ प्रॉपरली और नॉट। तो अगर बात करें कि ये जो कह लो कि एक तरह से जो आपके रिट्स होते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ईच ऑफ द पर्सन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम्स, या कह लो कि किसी भी तरह का अगर आप पॉलिटी से रिलेटेड अगर कोई भी सिलेबस है, पॉलिटी में 32 में भी आएगा, 226 में भी आएगा। तो ये जो आर्टिकल्स हैं इसमें इसके लिए आपको उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है दैट व्हाट इज़ दिस CPM HQ। तो रिमेंबर दैट हाउ, अगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है पार्ट 3 का प्रोटेक्शन कैसे करता है, तो प्रोटेक्शन इज़ अंडर आर्टिकल 32। तो 32 क्या है? एक तरह का प्रॉमिस है बाय विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ प्रोटेक्टिंग द इंडिविजुअल लिबर्टीज़ और जस्टिस की सुप्रीमेसी हो, इस चीज़ को अपहोल्ड करता है। सो नाउ फेयरनेस, इक्वालिटी, फ्रीडम सिर्फ ऐसा ना हो सिर्फ पेपर पे ही रह जाए बट इन प्रैक्टिस ना रह जाए, इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए, कंटिन्यूड एनफोर्समेंट लगाने के लिए ये रिट्स इशू करते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट इन आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट इन आर्टिकल 226। तो आई होप दैट this video helped you understand the 5 writs easily. If you found it useful, don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching. Keep learning constitutional law with us and stay tuned for more simplified legal topics. So comment below and let us know which constitutional topic you want next. See you in the next video with another important topic from the Indian Constitution. Until then, keep learning and keep growing.